प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कुषाण वंश के कनिष्क के बारे में बात कर चुके हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग परिशिष्ट के रूप में देख लीजिए। अगर कनिष्क के उपलब्धियों के बारे में बात किया जाए तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण एवं व्यापारिक जो प्रगति होती है वो प्राचीन भारत के सभी साम्राज्यों में कुषाण साम्राज्य की बड़ी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी। कुषाण साम्राज्य उस समय के तीन बड़े साम्राज्य, पूर्व के चीन के स्वर्गिक साम्राज्य, पश्चिम के पार्थियन साम्राज्य तथा बहुत दूर उत्तर में उदीयमान रोमन साम्राज्य के बीच राजनीतिक महत्व की स्थिति थी। रोमन तथा पार्थियन साम्राज्यों में परस्पर शत्रुता थी और रोमन एक ऐसा मार्ग चाहता था जहां रोम और चीन के बीच व्यापार शत्रु देश पार्थिया से गुजरे बिना हो सके। अब ऐसा मार्ग प्राप्त करने के लिए कुषाण साम्राज्य ही था, क्योंकि महान रेशम मार्ग जो है उसकी तीन मुख्य शाखाओं पर उसका नियंत्रण था। इसलिए रोमन ने कुषाण साम्राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। रेशम मार्ग कुषाणों की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था बच्चों। इस रेशम व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलिए के रूप में भाग लेना शुरू कर दिया। वे चीन से रेशम खरीदकर रोम को भेजते थे तथा उसके बराबर सोना प्राप्त करते थे। परिणाम में कुषाणों के समय में उत्तर पश्चिम जो भारत था वो समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। अब महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण एवं अन्य धर्मों के प्रति जैसा कि आपको बताया चुका है कि कनिष्क ने सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। निश्चित हुआ वह महान योद्धा था जिसने पार्थिया से मगध तक अपना राज्य फैलाया, किंतु उसकी प्रसिद्धि उसके बौद्ध धर्म के संरक्षक होने के कारण कहीं अधिक है। उसका निजी धर्म बौद्ध धर्म था। उसके प्रचार और संगठन के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए। उसने पार्श्वनाथ के कहने से कश्मीर के कुंडल वन में बौद्धों की चौथी महासंगीत का आयोजन किया। ये 98 ईस्वी में किया गया था। आपको पता है वसुमित्र इस संगीत के अध्यक्ष चुने गए और उपाध्यक्ष जो थे वह अश्वघोष थे। इस संगीत का उद्देश्य उन सिद्धांतों पर विचार करना था जिनके विषय में बौद्ध विद्वानों में मतभेद था। तो बच्चों इसको आप लोग रेखांकित करिएगा। इस संगीत में बौद्ध धर्म ग्रंथों को संकलित करके उनके ऊपर भाष्य लिखे गए या टीकाओं की रचना की गई। ताम्र पत्रों पर लिखकर एक प्रस्तर पेटिका यानी पत्थर की पेटी में रखकर कुंडलवन स्तूप में इसको सुरक्षित कर दिया गया। महाभिषाष शास्त्र या त्रिपिटक पर यह टीका है का संकलन वसुमित्र के द्वारा किया गया था। इस संगीत में महायान बौद्ध धर्म को मान्यता दी गई। अश्वघोष, नागार्जुन आदि प्रसिद्ध इनके आचार्य थे जिनको कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। बच्चों, महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। फलस्वरूप इस समय से महायान की प्रमुख बौद्ध धर्म बन गया। कनिष्क ने अशोक की तरह ही बौद्ध धर्म या महायान शाखा के प्रचार के लिए अनेक कदम उठाता है। उसने अनेक बौद्ध स्तूप, चैत्य तथा विहार का निर्माण करवाया। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर, जिसको पेशावर कहा जाता है आज, में एक स्तूप, एक विहार और एक नगर की स्थापना की और जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष संरक्षित किए गए। एक अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि यह स्तूप यूनानी अभियंता एजे सिलाओस के निर्देशन में निर्मित कराया गया था। कनिष्क चूंकि स्वयं बौद्ध धर्मावलंबी था तथापि वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु भी था। यह बात उसके सिक्कों से स्पष्ट होती है। उसके सिक्कों पर यूनानी, ईरानी तथा भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई है।
कुछ सिक्कों पर यूनानी ढंग से खड़े और कुछ पर भारतीय ढंग से बैठे महात्मा बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। ये सिक्के इस बात को प्रकट करते हैं कि उसके राज्य में इन सभी धर्मों के रहने वाले थे और सम्राट इन सब धर्मों के प्रति आदर का दृष्टिकोण रखता था, सहिष्णु था। बच्चों, कला एवं साहित्य की अगर बात किया जाए तो कला एवं साहित्य को वह संरक्षण दिया था। कनिष्क विशाल भवनों का महान निर्माता एवं मूर्तिकला और वास्तुकला का प्रेमी था। उसने पेशावर में, जिसको उस समय पुरुषपुर कहा जाता था, बुद्ध के अवशेषों पर 400 फुट ऊंचा स्तूप बनवाया था। उसकी प्रशंसा चीनी यात्री हुएनसांग ने किया था। कश्मीर में उसने कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी। कनिष्ककालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना मथुरा का देवकुल और नाग मंदिर है। महायान बौद्ध धर्म के विकास ने मूर्त कला को भी प्रभावित किया। गांधार और मथुरा की विशिष्ट शैलियों में महात्मा बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। सुर्ख कोतल के मंदिर में कुषाण शासकों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। कनिष्क की आदमकद मूर्ति है। यह मूर्ति अभी काबुल संग्रहालय में है। मथुरा के निकट माठ नामक गांव के टोकरी टीला से भी कनिष्क की आदमकद एवं सिर विहीन मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका खोज 1911 ईस्वी में पंडित राधा कृष्ण ने किया था, जिसमें उसके गठीले वदन तथा सैनिक पोशाक पहने दिखाया गया है। यह मूर्ति अभी मथुरा के संग्रहालय में रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं जाकर के। कनिष्क कालीन सिक्के भी कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे बच्चे। कनिष्क के सिक्के 2 प्रकार के मिलते हैं। एक प्रकार के सिक्कों में यूनानी भाषा में उसका नाम आदि अंकित है और दूसरे प्रकार के सिक्कों में ईरानी भाषा में। कनिष्क तांबे के सिक्कों में उसे एक वेदी पर बलि चढ़ाते हुए दिखाया गया है। उसके सोने के सिक्के रोम के सम्राटों के सिक्कों से मिलते जुलते हैं, जिनमें एक ओर उसकी अपनी आकृति है और दूसरी ओर किसी देवी देवता की। कनिष्क विद्वानों का भी आश्रयदाता था। उसके दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, मातृचेत, संरक्ष जैसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान निवास करते थे। संघरक्ष कनिष्क का राज पुरोहित था और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक कनिष्क का राजवैद्य था। तो कनिष्क ने अन्य विद्याओं के ज्ञाताओं को भी पर्याप्त सम्मान किया था। बच्चों, अब कनिष्क के उत्तराधिकारियों के बारे में भी लगे हाथ बात कर लेते हैं हम लोग। तो कनिष्क के मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य का ह्रास प्रारंभ हो जाता है, आप सबको पता है। कनिष्क के बाद उसका पुत्र, जो ज्येष्ठ पुत्र था, वाशिष्क नाम है उसका, वो 102 से 106 ईस्वी के बीच के लिए कुषाण सम्राट बनता है। उसने श्रीनगर के निकट जुस्कपुर और जय स्वामीपुर नामक नगरों की स्थापना की। वशिष्क के बाद हुविष्क 106 से 140 ईस्वी राजगद्दी पर बैठता है। वह शक शासक रुद्रदामन द्वारा पराजित हुआ और मालवा शकों के हाथ में चला गया। उसके समय में कुषाण सत्ता का प्रमुख केंद्र पुरुषपुर पेशावर से हटकर मथुरा हो जाता है। उसका व्यक्तिगत झुकाव ब्राह्मण धर्म की ओर था। उसके सिक्कों पर शिव, स्कंद कुमार, विशाख, महासेन आदि देवी देवताओं की आकृतियां प्राप्त होती है। वह बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णु था। उसने मथुरा में एक सुंदर विहार का निर्माण करवाया। उसने कश्मीर में बारामूला दर्रे के पास हुस्कपुर नामक नगर की स्थापना की। हुविष्क के बाद कनिष्क द्वितीय, जो 140-45 से भी शासक बना, उसने महाराजाधिराज, राजाधिराज, देवपुत्र तथा तत्कालीन रोमन राजाओं के अनुकरण पर कैसर आदि उपाधियां ग्रहण की। बच्चों, एक संशोधन ध्यान रखिएगा, इसमें महाराजाधिराज जैसा उपाधि धारण नहीं किया था, गलती से मुंह से निकल गया। कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव 145 से 176 ईस्वी कुषाण वंश का राजा बना। वह कुषाण वंश का अंतिम महान सम्राट था। उसके समय में उत्तर पश्चिम का बहुत बड़ा भाग कुषाणों के हाथ से निकल जाता है और कुषाण सत्ता का केंद्र मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों तक सीमित रह जाता है। उसने साओ नो शाओ वासुदेवो कुषाणो
अर्थात शाहानुशाही वासुदेव कृष्ण की उपाधि धारण की। उसके सिक्कों पर शिव एवं उनके वाहन नंदी की आकृतियां प्राप्त है, जिससे स्पष्ट है कि वह शैव धर्मावलंबी था। वासुदेव के पश्चात कुषाण वंश का इतिहास स्पष्ट नहीं है। कनिष्क तृतीय तथा वासुदेव द्वितीय के बारे में उनके द्वारा जारी सिक्कों की जानकारी प्राप्त होती है, किंतु उनके शासन क्षेत्र के बारे में स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं होती। चीनी स्रोतों के अनुसार वासुदेव द्वितीय ने चीनी सम्राट के दरबार में 230 ईस्वी में अपना राजदूत भेजा था। वासुदेव द्वितीय के बाद ईरान में शशानियों, उत्तरी भारत में नाग भारसियों तथा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में यौधेवों, कुड़िंदों, मालवों जैसे स्वतंत्र गणतंत्रों का उदय होता है और कुषाण साम्राज्य को पूरी तरह विखंडित कर दिया गया। इस तरह से भारत में कुषाण सत्ता का अंत हो जाता है। तो बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थोड़ा कुछ मेन पॉइंट्स थे जो चर्चा करना आवश्यक था। अब हम लोग कुषाण वंश के जो संस्कृति है उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। बहुत बहुत शुभकामनाएं।